बिजनेस लॉ में अगर आप लोगों को बहुत अच्छी स्कोरिंग करना है तो कंसेप्ट क्लैरिटी से कुछ नहीं होने वाला। आपको हर चीज लास्ट तक याद रहनी चाहिए कि इसके कीवर्ड्स क्या है, पर्टिकुलर टॉपिक के, इसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है, आपको हर चीज लास्ट तक याद रहनी चाहिए, एग्जाम तक याद रहनी चाहिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यही इशू फेस करते हैं कि उनको ना लास्ट तक सारे कीवर्ड, सारी हेडिंग लास्ट तक याद नहीं रहती। तो इसका सोल्यूशन लेके मैं आ चुकी हूँ। इस वाले वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, एक 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप स्मार्टली लास्ट तक कैसे याद रख सकते हो, उसकी मेमोरी टेक्निक क्या है समझेंगे। फिर और वीडियो अपलोड करूंगी, फिर दूसरे टॉपिक को लेके आऊंगी। जो इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछती है उसी टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। अभी देखो अपना सबसे पहले पेज नंबर ओपन कर लो 4.37। अपन सबसे पहले टॉपिक देखने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2 में एक टॉपिक दिया है, दैट इज राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट, सेक्शन 29। राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट, सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या बात करता है और लास्ट तक आप इस टॉपिक को आसानी से कैसे याद रख सकते हो, समझना। अभी देखो ट्रांसफरी कौन होता है। अभी एग्जांपल, एक पार्टनरशिप फर्म में मैं पार्टनर हूं, ठीक है, मैं पार्टनर हूं, मुझे वहां से मिलता है 25% ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट मिलता है? 25% ऑफ प्रॉफिट मिलता है। अगर ये प्रॉफिट मैं किसी और को ट्रांसफर करती हूँ, सिर्फ प्रॉफिट लेने का राइट अगर मैं किसी और को ट्रांसफर करती हूँ, उस व्यक्ति को बोला जाता है ट्रांसफरी। क्या बोला जाता है? ट्रांसफरी। एग्जांपल, एक पार्टनरशिप फर्म में मैं पार्टनर हूं, मैंने क्या किया, 25% ऑफ प्रॉफिट जो मेरा राइट था मैंने ट्रांसफर किया अपनी मम्मी को। मतलब अब से ना जो प्रॉफिट है वो मेरी मम्मी लेंगी, मैं नहीं लूंगी। इसका मतलब मम्मी क्या हो जाएगी इस केस में? मम्मी ट्रांसफरी हो जाएगी। तो सेक्शन 29 में बताया गया है ट्रांसफरी के राइट्स क्या है, मतलब मेरी मम्मी के क्या राइट्स हैं। अभी देखो ये 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ बिजनेस, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म काम कर रही है तो तब क्या राइट रहेंगे। नेक्स्ट इज ऑन द डिसोल्यूशन। ऑन द डिसोल्यूशन मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो चुकी है, डिसॉल्व हो रही है, तब क्या राइट रहेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ पार्टनरशिप मतलब जब पार्टनरशिप बिजनेस कर रही है तो मेरी मम्मी क्या नहीं कर सकती, मेरी मम्मी ए बी सी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मम्मी क्या है, पार्टनर नहीं है, सिर्फ ट्रांसफरी है। अगर मेरी मम्मी पार्टनर नहीं है, सिर्फ ट्रांसफरी है, तो मेरी मम्मी ए बी सी नहीं कर सकती। व्हाट इज दिस ए बी सी? बेटा ए का मतलब है अकाउंट्स चेक नहीं कर सकती, बी का मतलब है बुक्स चेक नहीं कर सकती, सी का मतलब है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। मेरी मम्मी ए बी सी नहीं कर सकती, मतलब अकाउंट्स चेक नहीं कर सकती, बुक्स चेक नहीं कर सकती और कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। दिस वाज द थिंग। लेकिन मेरी मम्मी क्या कर सकती है, राइट ऑफ प्रॉफिट ले सकती है, शेयर ले सकती है प्रॉफिट का। मेरी मम्मी एबीसी नहीं कर सकती लेकिन प्रॉफिट ले सकती है ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ बिजनेस। ये हो गया फर्स्ट वाला पैरा। उसके बाद बताया गया है डिसोल्यूशन के टाइम पे। अभी देखो यार डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फर्म बंद हो रही है। अगर फर्म बंद हो रही है मतलब बिजनेस बंद कर रही है, तो इस टाइम पे ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते, तुम हर चीज कर सकते हो। इस टाइम पे क्या होता है, जब फर्म बंद होती है ना, सारे पार्टनर्स को जो असेट्स है वो बांटे जाते हैं, सारे असेट्स बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, शेयर ऑफ असेट्स ले सकती है मेरी मम्मी। क्या कर सकती है, शेयर ऑफ असेट्स ले सकती है। और इस शेयर ऑफ असेट्स का राइट कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखने के लिए मेरी मम्मी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकती है, अकाउंट्स को चेक कर सकती है। अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, अपन ने पढ़ा कि मैम ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ बिजनेस जो ट्रांसफरी है ना, वो ए बी सी नहीं कर सकता, मतलब अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकता, बुक्स को चेक नहीं कर सकता, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ प्रॉफिट ले सकता है। और जब बिजनेस बंद हो जाता है वो शेयर ऑफ असेट्स भी ले सकता है, और असेट्स का कैलकुलेशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकता है, अकाउंट्स भी चेक कर सकता है। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए या फिर 7 मार्क्स के लिए, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ के जाना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल सूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो ये वाला जो टॉपिक है मैंने तो शॉर्ट्स में भी अपलोड किया था, लेकिन वीडियोस को तुम लोग ज्यादा सीरियसली देखते हो, अच्छे से देखते हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे भी इस टॉपिक को अपलोड कर देती हूँ। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट सीधा पूछ सकती है 7 मार्क्स के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जनवरी 26 में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आया और काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। सूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इसके ना कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहली बात तो बोला गया है कौन से केसेस में थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकती है। इसमें 7 केसेस दिए हैं। अभी पूरे 7 केसेस की हेडिंग तुम आसानी से कैसे लर्न कर सकते हो इसको समझना। देखो अगर तुमको इसकी हेडिंग आ गई ना पूरे 7 पॉइंट की, और अगर तुमको कंसेप्ट पता है, कीवर्ड्स पता है, तो कीवर्ड्स और कंसेप्ट तुम क्या कर सकते हो, अपने मर्जी से पूरे पॉइंट्स लिख सकते हो। बस तुमको हेडिंग आना चाहिए। अगर हेडिंग आ गई ना तुम अंदर का अपने मर्जी से लिख सकते हो, बस कीवर्ड्स प्रॉपरली आना चाहिए। तो समझना इसकी हेडिंग तुमको कैसे करना है। तुमको अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है, तुमको अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है। 2 पॉइंट हो गए। इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हो गया यहाँ पे इन द केस ऑफ ट्रस्ट, हो गया 2 पॉइंट। तुमको अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है, 2 पॉइंट हो गए अपने। तुमने बोला माँ पे, माँ पे 3 लेटर आ गए, MAA,
फर्स्ट एम इज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट एम इज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद असाइनमेंट आ गया, नेक्स्ट ए, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ गया, तीसरा वाला ए। तुमको अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है? तुमने बोला माँ पे है, माँ से क्या आ गया? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट, MAA, मैरिज ए, एक्नॉलेजमेंट ए, असाइनमेंट ए। उसके बाद तुम्हारी माँ का सपना क्या है? तुम्हारी मम्मी का सपना क्या है? तुम्हारी मम्मी का सपना है तुम CA बन जाओ, तुम CA बन जाओ। सी से क्या आ गया? सी से क्या आ गया? कॉविनेंट रनिंग विद द लैंड, सी से क्या आ गया? कॉविनेंट रनिंग विद द लैंड। ए से क्या आया? एजेंट, ए से क्या आ गया? एजेंट। इस तरीके से तुम्हारे पूरे 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। तुमको अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है? तुमने बोला माँ पे है, माँ का सपना क्या है? तुम CA बन जाओ, क्या बन जाओ? तुम CA बन जाओ। सी से आ गया कॉविनेंट रनिंग विद द लैंड, ए से आ गया एजेंट, फैमिली से आ गया इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, ट्रस्ट से आ गया इन द केस ऑफ ट्रस्ट, एम से आ गया मैरिज, ए से आ गया एक्नॉलेजमेंट, ए से आ गया असाइनमेंट, सी से आ गया कॉविनेंट, ए से आ गया एजेंट। इस तरीके से तुम्हारे पूरे 7 पॉइंट्स हो जाएंगे आसानी से। तो हर एक क्वेश्चन की ऐसे ट्रिक बनाते हुए चलो ताकि आपको हर एक पॉइंट लास्ट तक याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, सेक्शन 13। अभी ये क्वेश्चन भी ना इंस्टीट्यूट टेस्ट कर सकती है सीधा 7 मार्क्स के लिए, सीधा 7 मार्क्स के लिए। स्टूडेंट्स को ना ये हेडिंग लास्ट तक याद नहीं रहती। अभी देखो बहुत इजी है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कहां से स्टार्ट हो रहा है? एम से स्टार्ट हो रहा है। एम से क्या आता है? मनी आता है, मनी आता है मतलब पैसा आता है। ये जो भी पॉइंट्स दिए ना, ये जो भी पॉइंट्स दिए ना, सारे पैसों से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। देखो सोच के देखो कि पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें पैसों से रिलेटेड कौन से पॉइंट है? देखो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग आ जाता है, उसके बाद सैलरी वाला पॉइंट आ जाता है, इंटरेस्ट वाला पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे सेम चीज दी है। तो ऐसा याद रखो यार, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब एम से स्टार्ट हुआ, एम मतलब पैसा आ गया, मनी आ गया। देखो सबसे पहले आ गया राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इज मनी। उसके बाद राइट टू शेयर रेम्यूनरेशन, क्या आ गया? सैलरी। व्हाट इज रेम्यूनरेशन? सैलरी। सैलरी क्या रहता है? पैसा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट आ गया, कैपिटल आ गया, पैसों के रिलेटेड पॉइंट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, एडवांसेस मतलब लोन, मतलब जो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। ठीक है, ये भी पैसों के रिलेटेड पॉइंट आ गया। उसके बाद राइट टू बी इंडेमनिफाइड एंड द लास्ट वन इज राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म। अब ये क्या है? इंडेमनिफाइड का मतलब क्या होता है? मतलब लॉस की भरपाई करना। राइट टू बी इंडेमनिफाइड का मतलब क्या है? अगर पार्टनर ने कोई खर्चा किया है फर्म के लिए तो फर्म को पैसा देना पड़ता है पार्टनर को, उसको बोलते हैं राइट टू बी इंडेमनिफाइड, मतलब फर्म पार्टनर को पैसा देती है। राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म का मतलब है यहाँ पे पार्टनर फर्म को पैसा देता है अगर उसकी वजह से कुछ लॉस हो गया तो सारे पॉइंट्स में क्या आया? पैसा आया। ऐसे याद रखो। देखो कुछ ना ट्रिक लगानी पड़ेगी ताकि तुमको सारे पॉइंट्स लास्ट तक याद रहे। ये एक स्मार्ट ट्रिक है, ठीक है, एकदम स्मार्ट ट्रिक है। यार अगर क्वेश्चन आया म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, कौन से पॉइंट अपने को याद करने हैं? मनी रिलेटेड पॉइंट याद करने। मनी से क्या क्या आता है पार्टनरशिप फर्म में? कैपिटल आता है, प्रॉफिट आता है, रेम्यूनरेशन आता है, इंटरेस्ट आता है। फिर लास्ट के 2 पॉइंट क्या है? राइट टू बी इंडेमनिफाइड एंड राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म। फर्म से पैसा आया, दैट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड, फर्म को पैसा देना पड़ा, इसका मतलब राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म। ऐसे पॉइंट्स को याद रख सकते हो। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज में सारे मनी रिलेटेड पॉइंट आते हैं, पैसों रिलेटेड पॉइंट आते हैं, दैट इज प्रॉफिट, दैट इज रेम्यूनरेशन, दैट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है, कितना सिंपल है। ऐसे स्मार्ट ट्रिक ना हर एक टॉपिक पे बना लो, आपको लास्ट तक चीजें याद रहेगी। आगे मैं और लेके आने वाली हूं, बहुत सारे टॉपिक लेके आने वाली हूं जिससे ना आप स्मार्टली चीजों को याद रख सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक कुछ टफ लगता है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए भी मैं कुछ स्मार्ट ट्रिक लेके आ जाऊंगी, कुछ मेमोरी टेक्निक लेके आ जाऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, सो पीपल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू और तुम लोगों को अच्छा लगा। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।